इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे सेट बी की ओटीओ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। देखो इसमें बोला गया है सही विकल्प में पहले नंबर की ओटी है। इसमें बोला गया है x-2y बराबर 0 और 3x प्लस के 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएं किस प्रकार की हैं, क्या प्रतिच्छेदी है, क्या समांतर है, संपाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से अनुपात पता लगाएंगे। देखो अनुपात क्या, x-2y बराबर 0 और यहाँ कितना है 3x प्लस के 4y माइनस के 20 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान ज्ञात करेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, इन सभी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन। यहाँ पर जो गुणांक चल रहा है वो 1 चल रहा है, तो a1 का मान यहाँ 1 है। यहाँ पर जो गुणांक चल रहा है वो 3 चल रहा है, तो बटे में 3। यहाँ पर जो गुणांक चल रहा है वो चल रहा है -2। यहाँ पर जो गुणांक चल रहा है वो चल रहा है 4। अब इसमें c का मान जो है ना वो विद्यमान नहीं है, तो इसका 0 रखेंगे। और यहाँ पर जो c का मान चल रहा है वो कितना, -20। अब आप देख लो, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 ही रहेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेदी। तीसरे की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब रेखाएं बराबर नहीं होंगी तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो ये देखो ये ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि आपको करना क्या होता है, इस प्रकार की ओटी में आपको ये अनुपात ज्ञात करने होते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक, अगर शुरुआत के दो अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है, अगर ये बराबर है और ये बराबर नहीं है तो समांतर है, और यदि तीनों बराबर है तो कह देंगे संपाती है। तो यहाँ पर देखो हम देख रहे हैं शुरुआत के दो बराबर नहीं है, तो यहाँ कौन सी रेखाएं होती है, ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेदी होगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगले नंबर में क्या बोला गया है, 8, 9, 25 का एलसीएम। 8, 9, 25 यानी इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम को अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो पहले ये देखो क्या इनमें किसी संख्या का क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे ये तीनों संख्या विभाजित होती हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। ये 8 अलग है अपने आप में, 9 अलग है अपने आप में, 25 अलग है। तो जब ऐसी संख्या आ जाए जिसमें किसी भी संख्या का मतलब जिसमें किसी ऐसी कोई संख्या ना मिले जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो, तो ऐसी स्थिति में तीनों को गुणा कर दो, वही एलसीएम होता है। ठीक है, तो 25 का गुणा इसमें कर देंगे, 25 8 200, 25 8 200 और 200 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम कितना है, 1800। क्लियर है। अगला देखें, और नहीं तो फिर ये वाला विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। 8 के खंड कर लो, 9 के खंड कर लो, 25 के खंड कर लो। ठीक, और फिर देख लो सारे नंबर अलग अलग चल रहे हैं तो तीनों नंबर लिखने पड़ेंगे, तो फिर से 18 से आ जाएगा। और नहीं तो सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसी संख्याएं मिल जाए जिनमें किसी भी संख्या का जिसमें तीनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित ना हो, तीनों संख्याएं अलग अलग हो, तो इन तीनों का गुणा कर दो, वही आंसर रहता है। ठीक है, अगला देखो, तीसरे नंबर की ओटी में इसमें बोला गया है x+1 दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस x की पावर 4 प्लस 1 के लिए घात होगी। यानी कि इतने बहुपद के लिए कौन सी घात होगी। तो अगर कभी भी बहुपद की घात मालूम करनी है तो ये देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है। अगर सबसे बड़ी घात मिल गई आपको तो समझ लो जो सबसे बड़ी घात होती है वही पूरे बहुपद की घात होती है। तो देखो हम आपको बता रहे हैं, अगर हम x का गुणा इसमें करेंगे x² में तो x की पावर 3 आएगी। अगर हम इसी x का गुणा इसमें करेंगे तो x की पावर 1 आएगी। अगर हम इसी x का गुणा x की पावर 4 में करेंगे तो 5 आएगी। यानी x का गुणा जब x की पावर 4 में करते हैं तो x की पावर कितनी आ जाती है, 5। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो घात मिलेगी वो 5 मिलेगी। तो इसलिए अपन कह देंगे कि इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, 5। यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, अगर बहुपद की घात देखना है तो बहुपद में सबसे बड़ी घात ढूंढनी होती है। तो गुणा करेंगे x की पावर 4 में, तभी तो सबसे बड़ी घात मिलेगी। तो वही सबसे बड़ी घात कितनी मिलेगी, 5। तो 5 आपका करेक्ट है। अगला देखें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो विभक्तकर का मान कितना होता है। तो हमने आपको बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है
यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हो तो समीकरण के विभक्तर का मान, यानी कि विभक्तर का मान कितना होता है। तो हमने तुम्हें बताया था कि जब कोई वर्ग समीकरण होता है, अगर कोई वर्ग समीकरण में मूल बराबर होते हैं तो विभक्तर का जो मान होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वो काय के बराबर होती है, 0 के बराबर। तो यहाँ 0 करेक्ट है। ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में समझा, अगर मूल बराबर है तो वर्ग समीकरण का जो विभक्तर होगा वो 0 के बराबर होगा। अगली होती है आपकी एपी इतने का सार अंतर ज्ञात करना है। तो हमने बताया था अगला पद माइनस पिछला पद, अगर कभी भी आप सार अंतर ज्ञात कर रहे हैं एपी में तो अगला पद कितना है 7 माइनस इससे पहले वाला कौन है 12। तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस के 5 करेक्ट है। ठीक, अगला देखिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी। दूरी के लिए सबसे अच्छा लॉजिक है कि दो बिंदु आपको दी जाए। ठीक, तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, अगले वाले बिंदु के निर्देशांक में से पिछले वाले बिंदु के निर्देशांकों को घटाओ, वर्ग करो और जोड़ दो और फिर उसके बाद वर्गमूल ज्ञात कर लो। जैसे 4 है, यहीं से कर दे रहे 4 है, 4 में से अगर 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। 1 है, 1 में से यदि 3 जाएंगे, एक में से यदि 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस को 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8, और 8 कितना होता है 8 का अपन खंड करेंगे तो 2√2, तो 2√2 सही है। ठीक, ये तो आपकी थी शॉर्ट तरीका। आप देखो डिटेल में भी हम तुम्हें बता दें जिससे कि तुम्हें पता चल जाए। आपके बिंदु कौन कौन से है 2,3 है, और आपके बिंदु कौन 4,1। तो कैसे करेंगे, 4 में से 2 गए, 4 माइनस 2 और पावर 2, ये रूट के अंदर लिखेंगे। 1 में से 3 गए तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 3 पावर 2। अब देखो 4 और 2 का अंतर 2, 2 का वर्ग 4, 3 और 1 का अंतर कितना है 3 में से 1 घटाए माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 और इसका वर्गमूल लेंगे 8। 8 के जब आप खंड करेंगे तो 2 3 बार आएंगे। ठीक है, अब इसमें जोड़ा बन रहा है तो 2 बार ये वाले 2, तो 2√2, तो ऑप्शन कौन सा है 2√2 सही। ठीक है, इस तरीके से आपकी सही विकल्प की होती होती। अगला देखा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में बोला गया है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये जब वृत्त बनाती है और वृत्त पे अगर हम कोई स्पर्श रेखा बना दें, क्या बना दें स्पर्श रेखा बना दे, तो ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया। और यहाँ से इस वाले बिंदु से अगर कोई त्रिज्या खींची जाएगी तो ये हमेशा लंब होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब, तो यहाँ पर आ जाएगा लंब। ठीक, यानी कि स्पर्श बिंदु से कोई त्रिज्या जाएगी तो वो लंब होगी, तो यहाँ लंब बनती है। ठीक है, आगे देखो वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि कोई वृत्त है और कोई बाहरी बिंदु, अगर इधर इस पे दो स्पर्श रेखा इस तरीके से बना दे तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा वो बराबर आएगा, बराबर। आगे देखो अगला देखो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, संसार में जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर वो सभी त्रिभुज समरूप है। ठीक है, ये तो याद ही रख लो, यानी कि समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, यानी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं समरूप होते हैं। आगे देखो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, क्योंकि ये आपकी थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, पूरा डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया है। थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर कोई त्रिभुज में यानी इस प्रकार के त्रिभुज में एक भुजा, मान लो ये वाली भुजा, ये भुजा क्या कर रही है इस भुजा को और इस भुजा को, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये भुजा क्या कर रही है ए बटे बी को और सी बटे डी को अगर बराबर अनुपात में बांट रही है तो फिर ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या होगी समांतर, और यही थेल्स प्रमेय का विलोम है। इसीलिए ये विलोम के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया यहाँ समांतर। ठीक है, आगे देखो प्रमेय का प्रयोग ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न में होता है, यानी कि आपको उस प्रमेय का नाम लिखना है जो प्रमेय की सहायता से, यानी जिस प्रमेय की सहायता से ऊंचाई और दूरी के जो प्रश्न आते हैं उसमें करते हैं। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, पाइथागोरस क्या होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग। तो ये जो प्रमेय होती है, इस प्रमेय का यूज जो है ना वो ऊंचाई वाले और दूरी वाले जो प्रश्न है उनमें होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक है, अब से याद रखें कि पाइथागोरस एक ऐसी प्रमेय है जिसका प्रयोग ऊंचाई वाले और दूरी वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, पाइथागोरस। आगे देखो, सभी संभव प्रायिकताओं का योग, जितनी भी संभव प्रायिकताएं होती हैं, ध्यान रखें प्रायिकता का पूरा जो मान होता है पूरा 100% होता है। प्रायिकता प्रायिकता जो होती है पूरी 100%, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 100% होती है। और 100% को अपन लिखते हैं 100/100, कैंसिल करेंगे तो ही तो पूरी जो प्रायिकता होती है, जितनी भी प्रायिकता होती है, क्योंकि प्रायिकता परसेंटेज बताती है किसी का कितना परसेंटेज को, तो कोई भी घटना घटित होती है उसका परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसमें वो यही कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं को जब जोड़ेंगे तो कितना परसेंटेज बनेगा, 100%। और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर 1 है। और नहीं तो आप सीधा सीधा याद रखें कि सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 होता है। सीधा स्टेटमेंट ही याद कर ले अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो। आगे देखो, निम्नलिखित में से सत्य सत्य देखना है। एन घात वाले बहुपद की अधिकतम एन शून्यक होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्योंकि यदि कोई बहुपद 2 घात का, यदि कोई बहुपद 2 घात का है तो उसके जो शून्यक मिलते हैं वो 2 मिलते हैं। तो यदि कोई बहुपद n घात का आ जाएगा तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, n होंगे। तो वो सही बोल रहा है, यानी कि सत्य है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप सत्य। सत्य का लिख रहे हैं, यहाँ आप लिख देंगे सत्य। ठीक, अगला देखो, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये आपका पूरा स्टेटमेंट ही है थ्योरम का। यानी कि जितनी भी संसार में सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, जिनके आकार और अमाप दोनों समान हो वो सर्वांगसम होती है। और समरूप क्या होती है, जिनके जिनके आकार समान हो, अमाप समान हो या ना हो, तो वो समरूप होती है। तो ध्यान रखें कि जिनके आकार और अमाप दोनों समान होंगे तो उसमें तो आकार तो वैसे ही आ गया। तो इसलिए अपन स्टेटमेंट सीधा याद रखें कि जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं, सर्वांगसम जो आकृतियां होती हैं वो समरूप आवश्यक रूप से होती है, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। क्योंकि समरूप आकृति में केवल एक ही कंडीशन होती है कि उनके आकार समान होते हैं, जबकि सर्वांगसम आकृतियों में दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। ये आकार भी होनी चाहिए, अमाप भी होनी चाहिए। इसीलिए सर्वांगसम आकृतियां समरूप तो होती हैं लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। तो यही स्टेटमेंट में बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, सत्य। ठीक है, यानी कि सही है। आगे देखो, वृत्त की परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं, बिल्कुल सही है। जी वृत्त है और ये जो है ये चारों तरफ की बाउंड्री, ये वृत्त की परिधि है। अगर जामे से थोड़ा सा भी हमें हिस्सा तोड़ ले यहाँ से यहाँ तक जी, तो ये जो है ये चाप बनेगा, इसको अपन क्या कहेंगे, चाप। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि वृत्त की परिधि के किसी भी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। यानी कि यहाँ से इतना टुकड़ा उठा लिया तो ये भी क्या कहलाएगा, चाप। तो ये सत्य है, ये भी सही है, वो सही कह रहे हैं। आगे देखो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। हाँ, वैसे तो ये प्रमेय आपकी 9th में और आपकी 10th में भी है, 10th में भी प्रूफ कराई है एग्जाम्पल में। तो जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वृत्त है, ठीक, और इसमें कोई जीवा ये मान लो, तो इस जीवा पर अगर इस केंद्र से यहाँ पे कोई लंब रेखा खींच रहे हैं तो वो क्या करेगा, इस पूरी जीवा को बराबर टुकड़ों में बांट देगा और इसे कहते हैं समद्विभाजित करना। तो वही स्टेटमेंट यहाँ लिख के दिया है कि वृत्त के केंद्र से, अगर वृत्त के केंद्र से मतलब यहाँ से इस जीवा पर अगर कोई लंब खींचा जाए तो ये जीवा 2 बराबर भागों में बट जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये भी क्या है, सत्य। क्लियर है। आगे देखें, ये ओटी मैंने पिछले वाले सेट में कराई थी, सेट ए में। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है उसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो ये भी क्या है, सत्य ही पिछली ओटी में। हाँ, कोई भी वर्गीकृत जब आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनमें जो बारंबारता वाला पद होता है, मतलब हमने ऐसी टेबल बना के बताई थी। देखो हम तुम्हें एक बार फिर से बता रहे हैं। जैसे
हम्म, जैसे 2 से 4 है, 4 से 6, 6 से 8 है, 8 से 10 है, ठीक। और यहाँ बोल रही 5, 7, नहीं 8 कर दो, यहाँ 10 कर दो। तो यहाँ पर हम देखें 10 या 18 कर दो, चलो। अब देखो ये बन गया, ये वर्गीकृत आंकड़े, ये वर्गीकृत, वर्गीकृत मतलब ये कॉलम जो है ये बारंबारता का एफ आई का, और ये कॉलम है वर्ग अंतराल का। तो इसमें देखो बारंबारता इसकी है 18, तो 18 है, 18 है। अब इसके संगत कौन है, ये बहुलक, बहुलक वर्ग है। तो वही तो कहना चाह रहे हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, यानी कि सबसे बारंबारता कितनी, 18, किसके संगत है, 4 से 6, तो 4 से 6 या क्या माना जाएगा, बहुलक माना, बहुलक वर्ग माना जाएगा। तो वही स्टेटमेंट बोला गया है कि वर्गीकृत, वर्गीकृत बारंबारता बंटन में जिस वर्ग की, ये वर्ग चल रहा है, वर्ग अंतराल का है या वर्ग का, ये वर्ग चल रहा है, इस वर्ग अंतराल में इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए इसका नाम क्या होगा, बहुलक वर्ग। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, नहीं। कोई भी प्रायिकता होती है, अपनी जो घटनाएं होती हैं वो 0% से 100% तक घटित हो सकती है, और 100% में वैल्यू 1 हो जाती है और 0% में वैल्यू 0 होती है। तो जो प्रायिकता होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, और इसमें कह रहे हैं ऋणात्मक, और ऋणात्मक 0 से छोटे होते हैं, इसीलिए ये असत्य है। क्या है, असत्य। यानी कि इसमें सारे नंबर सत्य है और लास्ट वाला असत्य, ठीक। अगला देखें, अगला है जोड़ी नंबर 4, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा सीधा सीधा देखें, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पावर नहीं है, तो ये पावर इधर जाएगी, तो ये पावर इधर बन गई, तो क्या बन जाएगी, कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है। तो इसका ये वाला सही है। टेन 45 का मान सीधा एक होता है, ये लिखा है। सेक स्क्वायर थीटा -1, ये सूत्र है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपका काय का है, ये प्लस का, तो यहाँ से हट जाएगा, इधर आए काय का बन जाएगा, माइनस का। तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, यानी इसका सूत्र क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका कौन है, ये, ठीक। आगे देखो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र याद ही करना पड़ेगा, जे पाई आर स्क्वायर एच। घन का पारपृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई घन है, घन इस टाइप का, इसका पारपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन है, चारों दीवारों का क्षेत्र, तो चारों दीवारों का क्षेत्र कितना होता है, 4a स्क्वायर, याद ही करना पड़ेगा। वृत्त की परिधि भी याद करनी पड़ेगी, 2 पाई आर होती है, एक सही है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए अगला, रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। रैखिक मतलब एक घात वाला, और अभी थोड़ी देर पहले ही हम बता के आए हैं, जिस बहुपद पे जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद पे घात कितनी होती है, 1, तो शून्यक भी कितने होंगे, 1। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो 1 है, जो देखो लिखा, ठीक है। आगे देखो, वर्ग समीकरण, ये एक वर्ग समीकरण है, इसके इसके मूलों का योग कितना होगा। तो देखो मूलों का योग क्या होता है, वर्ग समीकरण के मूल जो है वो अल्फा बीटा माने थे अपने सवालों में, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b/a। अब अपन देख लो, -b का मान कौन है, जो एक्स का गुणांक c है, तो यहाँ लिख देंगे c अपॉन a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 चल रहा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब जाकर हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा, -c, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट कितना आ जाएगा, वर्ग, ऐसे एक शब्द के तो आप डायरेक्ट ही लिखें, ऐसा ज्ञात कर लें फिर बाद में डायरेक्ट लिखें, समझ तो आ गया। जैसे वर्ग समीकरण इतने, ये अपना वर्ग समीकरण था, इसमें मूलों का योग कितना है, तो मूल का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, और जाकी वैल्यू -b/a होती है, माइनस वैसा की वैसा ही, बी यहाँ एक्स का गुणांक होता है, ये देख सी है तो यहाँ सी लिख दिया, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक ए है तो यहाँ ए लिख दिया, भाग दे दिया सी में, कितना आ गया, -c, तो -c का, ठीक। इस तरीके आगे देखो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यहाँ इन्होंने ये गलत लिख दिया है, इन्होंने यहाँ पर जो ओटी लिखी है ये वाली, या तो ओटी गलत है या फिर इसका आंसर गलत है, लेकिन अपन आंसर ही गलत मानेंगे। देखो ये पूछ रहा है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इनने nवें पद का व्यापक रूप लिख दिया है, तो ये आपका गलत है। आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये लिखेंगे a प्लस डी, a+2d और a+3d डॉट 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 डॉट, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, ठीक है। आगे देखिए, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, तो किसी कोई जैसे जो समांतर श्रेणी है इसके n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d, ये होता है जो कि ये लिखा है, ठीक है।
यहाँ 2 है। ठीक, तो इस तरीके से आपकी ये भी होती है। ये रह गया अवनमन कोण को। अवनमन कोण की परिभाषा लिखो। तो देखो अवनमन कोण हम आपको बता दे रहे हैं क्या होता है, फिर इसमें से आपको परिभाषा याद ही करनी है। जैसे मान लो कोई कोई व्यक्ति यहाँ पर आपका खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये व्यक्ति जो है ना किसी घर पे मंजिल किसी मकान किसी पे खड़ा है, मान लो कोई मकान है, इस तरीके से ये व्यक्ति खड़ा है और ये आपकी जमीन है, यानी कि जमीन धरती है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी बॉल रखी है। तो ये व्यक्ति इस बॉल को देख रहा है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, दृष्टि रेखा। और इसी व्यक्ति की आंख से जमीन के समांतर रेखा बनाएंगे तो ये बन जाएगी आपकी क्षैतिज रेखा। ठीक, अब ये जो कोण बना है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, तो इसको कहते हैं अवनमन कोण। तो देखो परिभाषा क्या बनेगी, जब बिंदु क्षैतिज, बिंदु मतलब ये वस्तु, जब बिंदु क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर होता है, तो देखो क्षैतिज रेखा इसके नीचे ही तो है बोल, तो जब बिंदु क्षैतिज रेखा की नीचे की ओर होता है तो दृष्टि रेखा मतलब ये और क्षैतिज रेखा मतलब ये, इन दोनों के बीच में बना कोण क्या होता है, अवनमन कोण। तो देखो ये परिभाषा लिख रही है, जब बिंदु यानी वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर होती है, देखो नीचे की ओर है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, याद ही करना आपको। आगे देखिए, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखो कोई वृत्त है और या इस पे एक स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर ये आपकी स्पर्श रेखा है और वृत्त, तो यहाँ ये जो बिंदु है ये दोनों में काम आ रहा है, ये स्पर्श रेखा में भी आ रहा है, ये वृत्त में भी आ रहा है, तो इस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। क्या नाम होता है, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक, तो देखो ये लिखा है, इसका स्पर्श बिंदु ऑप्शन है, मतलब आंसर है। आगे देखिए, ये 5 का कैसे, अच्छा ये पिछले सेट का मैंने करा नहीं पाया था, ये रह गया था, तो चलो इसमें करा दिया। रैखिक बहुपद की घात, अभी हमने बताया था जो रैखिक बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या गया, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक, आगे देखो, इतने का अगला पद, अगला देखो यहाँ थे 2√2, फिर 1 कम हो गया तो कितना बचा, 1√2, फिर 1 और कम हो गया तो 0, अब 1 और कम हो जाएगा तो -√2। ठीक, मतलब तो ये ऑप्शन है। आगे थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन लिखिए, या विलोम ही लिखना है, अभी मैंने समझाया था। यदि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बताया था, अगर कोई त्रिभुज है और इसमें ये रेखा है, ये रेखा क्या करती है, इसको a/b c/d, यानी ये अनुपात a/b और c/d, ये अनुपात बराबर हो जाते हैं, तो फिर ये वाली रेखा समांतर होती है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो यही देखो भाषा के अकॉर्डिंग बताया गया। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, स्टेटमेंट याद करना है आपको। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो अभी हमने बताया था कोई वृत्त है, अगर उस वृत्त पर एक रेखा बनाई जा रही है जो केवल एक बिंदु को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। तो देखो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वही हमने यहाँ बताया। आगे देखो, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, मान लो ये वृत्त है, अब इस पे हम बहुत सारी ऐसी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, ऐसी कई अनंत तो बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे हम वैसे बना प्रैक्टिकली करके बता, ये आपका वृत्त है, अब इस पे हम ऐसे बहुत सारी कई रेखा बना सकते हैं ऐसे करके। इस टाइप की ऐसी कई रेखा अनंत रेखाएं बन सकती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एक वृत्त पर कितनी रेखाएं, अनंत अनेक रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो त्रिज्यखंड हमने समझाया था। जैसे ये कोई वृत्त है, अगर इसमें ये केंद्र है, यहाँ से हमने एक त्रिज्या बना दी, यहाँ से एक त्रिज्या बना दी, तो ये जो भाग बना, ये इतना जो भाग है, ये चाप और ये 2 त्रिज्या, तो ये आपका त्रिज्यखंड है। तो वही लिखा है, एक वृत्तीय क्षेत्र का y भाग, देखो एक वृत्तीय क्षेत्र मतलब ये वृत्तीय ऐसा, ये त्रिज्या है और ये चाप है, तो ये भाग ही तो है। तो एक वृत्तीय क्षेत्र का y भाग जो 2 त्रिज्या, मतलब ये 2 त्रिज्या और चाप के संगत गिरा, और ये चाप के संगत गिरा, ये तो क्षेत्र गिरा, उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं, उस वृत्त का त्रिज्यखंड, मतलब वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। तो इस तरीके से आपकी इस सेट की ओरी फिनिश होती है। अगला जो सी सेट है वो अगले लेक्चर में आपको करवाया जाए।